हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनका अध्ययन किया था। तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इसी तरीके से आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। आप लोग रेगुलर क्लास लेते रहिए। तो और क्लास में अगर कोई डाउट आपके रहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप लोग उस ग्रुप के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और क्लास की जो पीडीएफ है उसी ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। अब और आप लोग एक बात ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है क्लास में तो आप लोग उसका कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग उसका कमेंट करिए और जो बच्चा सही आंसर देगा तो उसका हम अपनी वीडियो में उसका नाम लेंगे। तो इसलिए आप लोगों को आंसर देना है, हम भी देखें कि कितने बच्चे क्लास से जुड़े रहते हैं और क्लास का अध्ययन करते हैं। आज की जो ऊर्जावान जो शक्ति प्रदान करने वाली लाइन है तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिए कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो आज की जो लाइन थी उसको आप लोगों ने पढ़ा है, समझा है और इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब प्रश्न नंबर जो आज का पहला प्रश्न और दूसरी क्लास का 22वां प्रश्न है जिसका आप लोगों को आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न ये है कि मौलिक अधिकार, प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक है। मौलिक अधिकार जो होते हैं जिसका आर्टिकल 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है, जो अमेरिका से लिए गए हैं, पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आर्टिकल 32 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है, मौलिक अधिकारों का जो सुरक्षा कवच होता है, किसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 में बताया गया है। और आर्टिकल 32 के तहत कितनी रिटें जारी की जा सकती हैं, तो 5 रिटें जारी की जा सकती हैं। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। पूछा जाए मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मौलिक जो अधिकार हैं भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 12 से जो 35 तक के अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, इसमें पूछा गया उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 20 या 21, ऑप्शन नंबर बी 20 या 21, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 14। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट करिए। तो उपाधियों का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में है, तो 18 अनुच्छेद में है। 20 जो आर्टिकल 20 है उसमें किसके बारे में बताया गया, तो अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 समझ आ गया कि अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और 21 में क्या बताया गया, तो 21 में बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 17 में है अप्रसत्ता का अंत, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। तो इसका सही आंसर क्या है, अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 है जिसमें पूछा गया कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए 19, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के का आर्टिकल 51 के काव्य शामिल किया गया था। कितने शामिल किए गए थे, तो 10 शामिल किए गए थे। अब वर्तमान में पूछे जाएं तो कितने हैं, वर्तमान में 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2003 हुआ था जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। कहें अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4।
तो किस में प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का जो प्रवेश किया जाता है वह किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 3। अब पूछा जाए कि जो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हैं वो किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो भाग एक में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में है? भाग 1 में है और आर्टिकल 1 से 4 तक उल्लेख किया गया है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। आर्टिकल 1 से 4 तक किसका उल्लेख है? तो भाग 1 का संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? ऑप्शन नंबर ए 14, 6। ऑप्शन नंबर बी 17 राज्य, 6 संघ राज्य। ऑप्शन नंबर सी 14 राज्य, 8 संघ राज्य। ऑप्शन नंबर डी 17 राज्य, 6 संघ राज्य। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 14 + 6। इसका सही आंसर क्या होगा? 14 + 6, क्योंकि पहले जो राज्य होते थे वो 4 वर्गों में बटे हुए थे। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। इनको 1956 में समाप्त करके 14 राज्य और 6 राज्यों की श्रेणी में रखा गया। तो इतनी बात समझ आ गई। ये पूछा जाता है कि 1956 से पहले जो राज्य थे वो कितने वर्गों में बटे हुए थे? 4 वर्गों में। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी में विभाजित थे। उसको समाप्त करके क्या बना दिया गया? 14 राज्य बनाए गए थे, 6 संघ शासित राज्य बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। और एक बात ये भी आप याद रखना कि भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। संघ भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखना है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन है? ऑप्शन है इसके। ऑप्शन नंबर ए है राज्य तथा ऑप्शन नंबर ए है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है। आप लोगों को और बातें भी ध्यान रखनी है कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है। तो नागरिकता का जो प्रावधान है भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक। तो भाग कौन है? 2 है। भाग 2 है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक जो बताए गए हैं वह नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब ये भी प्रश्न आप लोगों को बताना है, याद रखना है कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत की अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो कितने तरीके से? 5 तरीके से। अगर अंत किया जाता है तो कितने तरीके से अंत किया जा सकता है? 3 तरीके से अंत किया जा सकता है। तो यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जन्म के द्वारा, बी है देशीकरण द्वारा, सी है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, डी ऑप्शन है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब नागरिकता प्राप्त कितने प्रकार से की जा सकती है? तो नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से 5 तरीके हैं जिससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? एक तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंश परंपरा के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा। तो इन 5 तरीकों से नागरिकता भारत की प्राप्त कर सकते हैं। अगर नागरिकता का अंत कितने तरीके से हो सकता है? तो नागरिकता का अंत 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो नागरिकता की अपने आप स्वयं नागरिकता त्याग दें तो नागरिकता का अंत हो जाएगा, या दूसरे देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लें तो उस तरीके से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरे जो प्रावधान होता है, सरकार द्वारा आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये 3 तरीके हैं नागरिकता का अंत होने का, और 5 तरीके होते हैं नागरिकता प्राप्त करने के। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो प्रश्न नंबर आप लोगों को अब 29 बताना है। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है कि किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए भारत,
ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। स्विट्ज़रलैंड में कैसी नागरिकता है? तो स्विट्ज़रलैंड में तहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? तहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 30 का आंसर दीजिए आप लोग। इस प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर क्या है? कमेंट के माध्यम से बताइए। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समता का अधिकार समझ गए। समता का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों को आप लोगों को हमने पिछली वाली क्लास में बताया था। उसमें कहा था कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान भाग 3 में है। भाग 3 में है। और पूछा जाए कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक अगर है, तो 12 से जो 35 तक अनुच्छेद हैं उसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे उस समय कितने मौलिक अधिकार लिए गए थे? 7 लिए गए थे। अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। क्योंकि 7वां जो अधिकार था आर्टिकल 31(19)(f) मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया जिसको अनुच्छेद 300A में और भाग 12 में शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ तो बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोगों को प्रश्न का आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 16-17 में, ऑप्शन नंबर बी है 15 से 19, ऑप्शन नंबर सी है 14 से 18, ऑप्शन नंबर डी है 13 से 17। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस, या कहें समता और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से जो 18 आर्टिकल हैं उसमें समता का अधिकार है, समता एवं समानता के बारे में बताया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर देना है। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर क्या है? प्रश्न पहले पढ़िए आप। प्रश्न क्या कह रहा है? कि प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? प्रश्न है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी CR एटली, ऑप्शन नंबर सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। तो आप लोगों के समझ में आ गया। इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग याद करना। शायद पहली बार आप लोग सुन रहे हों, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को जो अच्छे प्रश्न लगते हैं और बाकी प्रश्नों को भी आप लोग एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट करते रहिए। और बाकी प्रश्न जो भी प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं उनका जब तक सप्ताह में या महीने में रिवीजन करते रहिए। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतर बनी रहेगी और आप लोग भूलेंगे नहीं। प्रश्न नंबर आप लोगों को 32 बताना है। प्रश्न नंबर 32 है शपथ और अभिवृष्टि। शपथ और अभिप्रष्टि के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो पूछा गया है शपथ, पूछा गया है जो शपथ का प्रावधान है वह किस अनुसूची में है? प्रश्न नंबर 32 है, प्रश्न नंबर 32 है शपथ और अभिप्रष्टि के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है तीसरी, ऑप्शन नंबर बी चौथी, ऑप्शन नंबर सी दूसरी, ऑप्शन नंबर डी पहली। तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 में क्या बताया गया? तो अनुसूची 3 में बताया गया वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया। तो वेतन भत्ता किसमें है? अनुसूची 2 में है। अनुसूची जो चौथी है उसमें किसके बारे में बताया गया है? राज्य व संघ, राज्य जो क्षेत्र होते हैं उसमें राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व होता है, तो उसके बारे में अनुसूची 4 में बताया गया। पहली अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुसूची वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। और जब अनुसूची प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अब से पूछा जाए दल बदल अनुसूची किस में है? दल बदल के बारे में किस अनुसूची में बताया गया? तो दल बदल के बारे में बताया गया अनुसूची 10 में बताया गया। नगर पालिका किस में? 12 में। पंचायतें किस में हैं?
पंचायतों के बारे में 11 अनुसूची में बताया गया है, और जो भाषाओं से संबंधित है वह किस में बताया गया, तो 8 में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, वह किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 7 में है। तो यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को प्रश्न नंबर 33 बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 33 है कि भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषा को सूची प्रदान की गई है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय जो गणराज्य है उसमें भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो अभी आप लोगों को बताया कि जो अनुसूची 8 है उसमें भाषाओं के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रावधान किया गया था, तो 14 भाषाओं का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर ए है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बताया गया। चौथी अनुसूची में संघ एवं राज्यों के क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ये चौथी अनुसूची है। और ये यहाँ पर जितनी अनुसूची थी आप लोगों को हमने बता दी हैं। तो इन अनुसूची को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को प्रश्न नंबर 34 का जवाब देना है। प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी। तो भारत का जो राष्ट्रगान है उसकी रचना किसने की थी। तो ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है अमृत सेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है वह किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया, तो पहली बार 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था। अब आप लोगों से ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं, इमरजेंसी टाइम पर 20 सेकेंड लगते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सा लिखा था। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अब राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था। कब, 1896 में गाया गया था। अब आप लोगों को ये बताना है कि राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। प्रश्न नंबर 35 है। प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया है राष्ट्रीय गीत कितने सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत कितने सेकंड में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 65, ऑप्शन नंबर डी 52। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 65 सेकंड में भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसको गाया जाता है। लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 65 सेकेंड। प्रश्न नंबर 36 है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई भारत का व्यक्ति है और विदेश में रह रहा है 7 वर्ष तक लगातार रहता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी। तो याद इतनी बात समझ आ गई। इस प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो नागरिकता का जो प्रावधान है भाग 2 में है। आर्टिकल पूछे जाएं तो कहाँ से, 5 से 11 तक बताया गया। भारत की नागरिकता प्राप्त करनी हो तो कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 5 प्रकार से। और भारत की अगर नागरिकता का अंत होना है तो कितने प्रकार से अंत किया जा सकता है, 3 प्रकार से भारत की नागरिकता का अंत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। आप लोगों को बताना है। प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसका सही आंसर क्या है,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नागरिकता संबंधी अधिकार किसके पास होते हैं, नागरिकता संबंधी विधि की पावर किसके पास होती है, संसद के पास होती है। किसके पास, संसद के पास होती है। अब पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति किसके पास होती है, तो संसद के पास होती है। किस अनुच्छेद में, 11 अनुच्छेद में बताया गया। तो यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों को प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब देना है। प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है। ऑप्शन नंबर आपके पास हैं ए ऑप्शन में 2 भाग, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 1, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। तो इसका सही आंसर क्या है, नागरिकता के बारे में किस भाग में बताया गया, तो नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया। तो भाग 2 में क्या बताया कि नागरिकता के बारे में बताया गया। नागरिकता अभी हमने बताया कि नागरिकता कितने प्रकार से त्याग सकते हैं, तो 3 प्रकार से अंत हो जाता है। नागरिकता प्राप्त 5 प्रकार से कर सकते हैं। नागरिकता संबंधी आर्टिकल हैं 5 से 11 तक, और नागरिकता संबंधी जो भाग है भाग 2 है। अब भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में बताया जाता है मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 3 में किसके बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 1 में संघ एवं राज्य के बीच के बारे में बताया जाता है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया जाता है। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 20 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाना प्रारंभ किया गया था, तो पहली बार जब 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ से वापस आए थे, गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। तो उसी समय जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो वही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता है तो उसे प्रवासी दिवस के रूप में प्रवासी कहा जाता है। तो इतनी बात समझ आ गई कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी। आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसमें पूछा गया भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो भारतीय संविधान है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, वह किस देश की देन है या किस देश की संकल्पना पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डीपीएसपी हैं वह किस देश से लिए गए, आयरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या है, आयरलैंड। अब आप लोगों को बताना है कि डीपीएसपी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक किसके बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। अब पूछा जाए भाग कौथा है, तो भाग 4 है, भाग 4 जिसमें डीपीएसपी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ तो बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 41 है। प्रश्न नंबर 41 में पूछा गया है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था। मूल संविधान में राज्यों के कितने वर्गों में बांटा गया था। जब आप लोगों को हम क्लास पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उसमें बताया गया है कि जो राज्य थे उसे कितने वर्गों में बांटा गया था। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट के माध्यम से। जो बच्चा कमेंट करेगा उसका नाम इस अगली क्लास में हम लेंगे, तो इसलिए आप लोगों को कमेंट करना है। और आप लोगों क्लास में अगर कोई डाउट रहती है या रही है तो उसके लिए आप लोग चाहे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे फ्री तैयारी कर रहे हैं और जो भी बच्चे विभिन्न एग्ज़ाम हैं जैसे एनएमएस, अटल आवासीय, आश्रम पद्धति, श्रेष्ठा और अन्य एग्ज़ाम हैं, उनकी तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।